Hello. Yes, students. CA Mohit Arora this side from Uni Global Education, and in this video, we are going to learn with the very important concept in the field of finance, that is calculation of weighted average cost of capital. सर ये वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता कैसे है, सर ये वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट कैसे होता है, एंड कहाँ पर वैक अप्लाई होता है, ये सारी की सारी चीजें हम लोग इस सेशन में सीखने वाले हैं. सबसे पहले अगर मैं बात करूं कैपिटल की, तो इन शॉर्ट सीधी बात है, if we talk about if an entity wants to arrange finance and if an entity wants to arrange long term sources of finance, है ना. बेसिकली if an entity को अगर फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है तो दो वेज होते हैं जहां से एक एंटिटी फाइनेंस ला सकती है. वन इज द शॉर्ट टर्म सोर्सेज. शॉर्ट टर्म सोर्सेज मींस अगर मैं कहीं से पैसा ले रहा हूं एंड इफ आई हैव टू रीपे दैट फाइनेंस टू द प्रोवाइडर ऑफ फाइनेंस विद इन 1 ईयर, एक साल के अंदर अगर वो पैसा वापस देना पड़ेगा, सो दे आर नोन एज माई शॉर्ट टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस. लेकिन अगर मैं पैसा कहीं से लेकर आया हूं, मुझे उस पैसे को रीपे तो करना पड़ेगा, बट वो पैसा रीपे कब होगा, एक साल के टेन्योर के बाद रीपे होगा, उससे पहले पैसा रीपे नहीं होगा. सो दैट ऑल फॉर द एंटिटी आर द लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस. अब लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस एंटिटी कहां से ला सकता है? सर दो ऑप्शंस होते हैं. एक तो लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस एंटिटी ला सकता है, दैट इज फ्रॉम द शेयर कैपिटल, ना. बाय इशूइंग द शेयर्स एंटिटी लॉन्ग टर्म फाइनेंस ले सकता है. द सेकंड ऑप्शन इज कि एंटिटी कैन ऑब्टेन लॉन्ग टर्म फाइनेंस विद द हेल्प ऑफ डेट. शेयर कैपिटल की जब मैं बात करता हूं तो शेयर कैपिटल इज फर्दर बाइफर्केटेड इनटू टू पार्ट्स. द फर्स्ट वन इज इक्विटी शेयर कैपिटल एंड सेकंड इज द प्रेफरेंस शेयर कैपिटल. आई होप आपको उतना तो बेसिक्स पता रहेगा कि शेयर मतलब क्या होता है. अ शेयर इज अ शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी. शेयर कैपिटल इज फर्दर बाइफर्केटेड इनटू टू पार्ट्स. वन इज द प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड अनदर वन इज द इक्विटी शेयर कैपिटल. सर इसे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्या कहते हैं? सर इसे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इसीलिए कहते हैं बिकॉज दीज प्रोवाइडर्स ऑफ फाइनेंस गेट प्रेफरेंस एट टू प्लेसेस. पहला इनको प्रेफरेंस कहां पे मिलता है? पहला इनको प्रेफरेंस मिलता है बेटा एट द टाइम ऑफ डिविडेंड. जब कद्दू कटेगा चप में बटेगा. इन शॉर्ट जब प्रॉफिट को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जब हम लोग शेयर कैपिटल में आएंगे तो सबसे पहला पैसा किसको दिया जाएगा? प्रेफरेंस वालों को. एंड देन अगर कुछ बचा हुआ पोर्शन रहेगा, दैट बचा हुआ पोर्शन विल गो टू द इक्विटी शेयरहोल्डर्स. इसीलिए इक्विटी शेयरहोल्डर्स का कंपनी में रेसिडुअल इंटरेस्ट भी खा जाता है. तो एक तो दे विल गेट द प्रेफरेंस एट द टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड. सेकंड दे विल गेट द पेमेंट एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन. सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिक्विडेशन? अगर मान लो आज एंटिटी कोई भी बंद होती है, तो एंटिटी बंद होने टाइम पे आप क्या करते हो? आप उस एंटिटी के असेट्स को सेल करते हो, एंड असेट्स को सेल करने के बाद जो भी फंड्स आपको मिलते हैं उस फंड से आप लाइबिलिटीज को क्लियर करते हो. अब जब भी आप लाइबिलिटीज को क्लियर करने जाओगे तो सबसे पहला जो प्रेफरेंस मिलता है वो तो एक्सटर्नल प्रोवाइडर्स ऑफ फाइनेंस को जाएगा, वो तो डेट को जाएगा. डेट रीपेमेंट के बाद जो भी बचा हुआ पैसा होता है वो तो शेयर कैपिटल में जाएगा. अब शेयर कैपिटल में पहला पैसा किसको देना है? क्या शेयर कैपिटल में पहले पैसा इक्विटी को देना चाहिए या प्रेफरेंस को देना चाहिए? यस, एज द नेम सजेस्ट, पहले वो पैसा किसको दिया जाएगा? प्रेफरेंस को दिया जाएगा. एंड देन जो भी बचा हुआ अमाउंट रहेगा, इट कैन बी लेस, इट कैन बी मोर, दैट बचा हुआ अमाउंट विल गो टू द इक्विटी शेयर कैपिटल. तो वी कैन से कि इक्विटी जो शेयर कैपिटल होता है ना, इनका कंपनी में क्या होता है? रेसिडुअल इंटरेस्ट होता है. ठीक है, तो इक्विटी शेयर कैपिटल जो होते हैं, दैट इज टू टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल. वन इज इक्विटी शेयर कैपिटल एंड अनदर इज प्रेफरेंस शेयर कैपिटल. एंड सेकंड, आप जब बड़ा उधार से पैसा लेकर आते हो ना, जब आप उसी पैसा उधार से ले सकते हो. डेट के अलग अलग फॉर्म हो सकते हैं. डेट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ डिबेंचर्स, डेट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ इशूइंग द बॉन्ड्स, डेट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ टर्म लोन. ये जहां जहां से भी एंटिटी डेट लेकर आती है उसको क्या कहा जाता है बेटा? डेट कहा जाता है. तो इन शॉर्ट एक एंटिटी को अगर लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लाना है ना, तो दो सोर्सेज होते हैं. वन इज शेयर कैपिटल. शेयर कैपिटल कैन बी इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल. शेयर कैपिटल कैन बी इन द फॉर्म ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल. या तो आप पैसा कहां से लेकर आओगे, या तो आप पैसा लेकर आओगे डेट से. अब व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल? सबसे पहले वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल से जानने से पहले जान लीजिए द कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल. सर ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है? कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी फंडामेंटल कंसेप्ट इन द फील्ड ऑफ फाइनेंस. कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब क्या होता है? सर कॉस्ट ऑफ कैपिटल सिंपली मींस एक एंटिटी जो है, क्या एक एंटिटी अपना पैसा इक्विटी शेयर से ला सकती है? यस. क्या एक एंटिटी लॉन्ग टर्म के लिए अपना पैसा प्रेफरेंस शेयर से ला सकती है? यस. क्या लॉन्ग टर्म के लिए एक एंटिटी अपना पैसा डेट के थ्रू ला सकती है? यस. अब जब ये लोग एंटिटी में पैसा देंगे, चाहे इक्विटी प्रोवाइडर्स हो गए, चाहे प्रोवाइडर्स इन द फॉर्म ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स हो गए, या प्रोवाइडर्स इन द फॉर्म ऑफ डेट हो गए, ऑब्वियसली ये सब आपके लिए, कंपनी के लिए कोई इन्वेस्टर है. और बेटा दुनिया में माँ बाप के प्यार के अलावा कुछ फ्री नहीं होता. इन शॉर्ट व्हाट आई एम ट्राइंग टू कम्युनिकेट हियर इज कि जो भी इन्वेस्टर आपको पैसा दे रहा है ना, उस इन्वेस्टर की जब वो आपकी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करता है, तो उस पैसा इन्वेस्ट करने की वो जो इन्वेस्टर होता है ना,
उस इन्वेस्टर की कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशन होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं बेटा कि जो भी प्रोवाइडर ऑफ फाइनेंस आज की तारीख में मान लीजिए आपकी कंपनी में डेट के फॉर्म में पैसा लगाता है, किस फॉर्म में पैसा लगाता है, डेट के फॉर्म में पैसा लगाता है, उसकी एक्सपेक्टेशन क्या होती है सर, उसकी एक्सपेक्टेशन होती है कंपनी मुझे इंटरेस्ट दे, बिकॉज बिना एक्सपेक्टेशन के कोई किसी को पैसा देता है क्या, नहीं। तो जो भी प्रोवाइडर्स ऑफ डेट कंपनी को पैसा देते हैं उनका इंटरेस्ट क्या होता है, दे वांट इन रिटर्न कि कंपनी हमको फिक्स अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट दे, और जब हमारा प्रिंसिपल अमाउंट बनता है तब कंपनी हमारा प्रिंसिपल अमाउंट प्रीपे करते। सो वन इज कंपनी डेट के डेट। सेकंड, जो भी शेयर कैपिटल होता है दैट इज इक्विटी शेयर कैपिटल एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, उनसे कंपनी की क्या एक्सपेक्टेशन होती है सर, एक तो उनसे एक्सपेक्टेशन होती है इन्वेस्टर की ये हमें टाइम टू टाइम, जैसे प्रेफरेंस है तो जो प्रॉमिस डिविडेंड है वो हमको टाइम टू टाइम मिलता रहे, इक्विटी वाले हैं तो या तो हमारा पैसा डिविडेंड के फॉर्म में मिलता रहे, या तो जो हमारा पैसा कंपनी में पड़े पड़े क्या होता रहे बेटा, ग्रोथ होता रहे। तो इन शॉर्ट, चाहे जो डेट वाले हैं, चाहे जो इक्विटी वाले हैं, चाहे जो प्रेफरेंस वाले हैं, कोई भी कंपनी को विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन पैसा नहीं देता है। और आप मुझे बताइए कि मान लीजिए यहां पे इन्वेस्टर है ना, यहां पर कौन खड़ा है बेटा, इन्वेस्टर खड़ा है, एंड इन्वेस्टर ने जो अपने फंड्स है ना, इन्वेस्टर ने जो अपने फंड्स है, इन्वेस्टर ने अपने फंड्स किसको दिए बेटा, कंपनी को दिए। किसी भी फॉर्म में दे सकता है, वो डेट के फॉर्म में दे सकता है, प्रेफरेंस में, इक्विटी में। तो इन्वेस्टर ने जो कंपनी को पैसा दिया है उस पर अगर आप इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो इन्वेस्टर की कुछ ना कुछ क्या होगी बेटा, एक्सपेक्टेशन होगी ना, इन्वेस्टर की क्या होगी बेटा, कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशन होगी। एंड जो इन्वेस्टर की एक्सपेक्टेशन होगी, क्या आप कह सकते हो वही कंपनी के लिए कॉस्ट होगी, यस ऑब्वियसली सर। जो कंपनी होती है ना, कंपनी की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने इन्वेस्टर की एक्सपेक्टेशन को पूरा करे। इफ द कंपनी डज नॉट फुलफिल द एक्सपेक्टेशन ऑफ इट्स इन्वेस्टर्स, इन्वेस्टर क्या करेगा, देखो अल्टीमेटली अगर मान लीजिए, मैं आपको एक रैंडम एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए कंपनी के इन्वेस्टर ने एक्सपेक्टेशन दिया था कि मुझे 12% रिटर्न चाहिए, से 12% कहां से आया ये भी मैं आपको बताऊंगा, बट मान लीजिए कंपनी का इन्वेस्टर एक्सपेक्ट कर रहा था कि इस कंपनी ने मुझे 12% रिटर्न देना चाहिए, और उस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को मान लो सिर्फ साल का 10% रिटर्न दिया। अब देखो क्या हो जाएगा, अगर आपने इन्वेस्टर को अपने एक्सपेक्टेशन से कम रिटर्न दिया तो इन्वेस्टर खुश होंगे कि दुखी होंगे सर, ऑब्वियसली जो इन्वेस्टर्स है ना दुखी हो जाएंगे। अब जब आपके इन्वेस्टर्स दुखी होते हैं तो वो क्या करेंगे, आपके शेयर को बेच बेच के निकलेंगे। जैसे इन्वेस्टर आपकी कंपनी की शेयर्स को बेच बेच के निकलेंगे, आपके सब शेयर्स का सप्लाई बढ़ जाएगा, एंड आपके शेयर्स का सप्लाई बढ़ जाएगा, आपके शेयर का प्राइस धड़ाम से गिर जाएगा। एंड एज अ कंपनी क्या आप कभी भी चाहोगे कि आपके शेयर का प्राइस गिरे, नहीं। तो अगर मैं नहीं चाहता मेरे शेयर का प्राइस गिरे तो क्या मैं चाहूंगा कि मेरे इन्वेस्टर शेयर बेचे, नहीं। एंड इफ आई डोंट वांट माय इन्वेस्टर्स टू सेल माय शेयर्स, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, आई नीड टू मीट देयर एक्सपेक्टेशन। तो इन शॉर्ट जो इन्वेस्टर की एक्सपेक्टेशन है वही कंपनी के लिए क्या होती है बेटा, कॉस्ट होती है, वही कंपनी के लिए क्या होती है बेटा, कॉस्ट होती है। अब आप मुझे बताइए उसी कंपनी में ना, उसी कंपनी में एक कंपनी है, मान लीजिए लेट मी गिव यू एन एग्जांपल, मान लेते हैं एक कंपनी, आपने को नाम सुना ही होगा, दैट इज टाटा मोटर्स, है ना। टाटा मोटर्स का जो पैसेंजर व्हीकल वाला सेगमेंट है मैं वहां की बात कर रहा हूं। अब आप मुझे बताइए जो टाटा मोटर्स का पैसेंजर व्हीकल वाला जो सेगमेंट है, आप उस कंपनी में पैसा, आपके पास ऑप्शन है, आपके पास ऑप्शन है कि आप उस कंपनी को पैसा किसी भी फॉर्म में दे सकते हो। आप उस कंपनी को पैसा डेट के फॉर्म में दे सकते हो, आप उस कंपनी को पैसा इक्विटी के फॉर्म में दे सकते हो, आप उस कंपनी को पैसा प्रेफरेंस के फॉर्म में दे सकते हो। और आप एक रिस्क एवर्स इन्वेस्टर हो, रिस्क एवर्स मतलब आप एक फट्टू इन्वेस्टर हो, आप एक फट्टू इन्वेस्टर मतलब आप रिस्क सबसे कम लेना चाहते हो। अब आप मुझे बताइए, अगर आप रिस्क एवर्स इन्वेस्टर हो, अगर आप फट्टू इन्वेस्टर हो, अगर आप कम से कम रिस्क लेना चाहते हो, तो आप मुझे बताइए आप कंपनी के कहां पर पैसा लगाना पसंद करोगे। क्या आप कंपनी के डेट में पैसा लगाना पसंद करोगे, या आप कंपनी के इक्विटी में पैसा लगाना पसंद करोगे, या आप कंपनी की प्रेफरेंस में पैसा लगाना पड़ेगा। यस 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 यस, अपना दिमाग दौड़ाइए, जल्दी से बताइए कि आप ना फट्टू इन्वेस्टर, आपको डर लग रहा है कि कहीं मेरा पैसा डूब ना जाए, यू वांट कि कंपनी मुझे फिक्स रिटर्न्स दे ही दे। तो अगर आप एक रिस्क एवर्स इन्वेस्टर हो, अगर आप एक फट्टू इन्वेस्टर हो, तो आप कंपनी को जब पैसा दोगे तो इन द ऑर्डर ऑफ सीक्वेंस मुझे बताइए आप सबसे पहले कहां पे पैसा देना चाहोगे, आप सबसे पहले किस फॉर्म में पैसा देना चाहोगे, देन द सेकंड एंड देन द थर्ड। यस आई एम श्योर आप सब लोगों ने जवाब रेडी कर लिया होगा। एंड द आंसर वुड बी सर, अगर मैं रिस्क एवर्स इन्वेस्टर हूं, अगर मैं रिस्क से डरता हूं, तो मैं सबसे पहले कंपनी को किस फॉर्म में पैसा दूंगा, डेट के फॉर्म में। क्यों डेट के फॉर्म में बेटा, जैसे मैंने आपको बताया था, क्या कंपनी डेट वालों को बदले में क्या देती है, इंटरेस्ट देती है। एंड इंटरेस्ट देना ऑप्शनल होता है कि कंपलसरी होता है, कंपलसरी होता है। सेकेंडली, जब कंपनी वाइंडिंग अप में जाएगी, जब कंपनी लिक्विडेशन में जाएगी, तो पैसा तो सबको मिलना है, डेट को भी मिलना है, इक्विटी को भी मिलना है, प्रेफरेंस को भी मिलना है, बट सबसे पहले पैसा किसको जाएगा, डेट वालों को। इन शॉर्ट,
जब प्रॉफिटेबिलिटी बांटने की बारी आ रही है प्रोवाइडर्स ऑफ फाइनेंस में, तो भी पैसा सबसे कम किसको जा रहा है? डेट को। जब डिविडेंड बांटने की बारी आ रही है तभी भी पैसा सबसे पहले किसका जा रहा है? डेट को। जब लिक्विडेशन के टाइम पे कैपिटल रिपेमेंट की बारी आ रही है तभी भी पहला सबसे पैसे किसको जा रहा है? डेट को। तो डेट को तो हमेशा से प्रेफरेंस मिलता है ना। तो अगर मैं डेट में पैसा लगाऊंगा तो सारे पेमेंट्स में मेरा तो सबसे पहला हक बनेगा। तो एज एन इन्वेस्टर क्या मैं सबसे सेफ डेट में बैठा रहूंगा? यस। तो मैं सबसे पहले डेट में पैसा प्रोवाइड करना चाहूंगा। सेकेंडली आई बी विलिंग टू इन्वेस्ट इन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। प्रेफरेंस का डिविडेंड पेमेंट में एंड लिक्विडेशन में नंबर डेट के तो बाद आता है बट कंपैरेटिवली इक्विटी से पहले आता है। तो सेकंड नंबर पे आई वुड टू विलिंग टू इन्वेस्ट इन प्रेफरेंस एंड लास्ट आई वुड बी विलिंग टू इन्वेस्ट इन प्रेफरेंस इक्विटी बिकॉज सबसे ज्यादा रिस्क वहां पे होता है ना। प्रॉफिट्स में रेसिडुअल क्लेम मिलता है, बचा तो देंगे वरना नहीं देंगे। लिक्विडेशन के टाइम पे रेसिडुअल क्लेम मिलता है, बचाए तो मिलेंगे वरना ना देंगे। तो ऑब्वियसली आप मुझे बताइए अगर मैं रिस्क के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो सबसे कमती रिस्क लेके कौन बैठा है? सर सबसे कमती रिस्क लेके एंटिटी में बैठा है डेट। अगर मैं उससे ज्यादा बात करूंगा तो डेट से ज्यादा रिस्क एंटिटी में कौन लेके बैठा है बेटा? प्रेफरेंस वाला लेके बैठा है। और सबसे ज्यादा रिस्क लेके कौन बैठा है बेटा? इक्विटी वाला सबसे ज्यादा रिस्क लेकर बैठा है। अब देखो सीधी बात है, जब भी हम लोग बात करते हैं इस टर्म की ना, व्हेनेवर वी टॉक अबाउट दिस टर्म दैट इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इस कॉस्ट को हमेशा हम लोग परसेंटेज में डिनोट करते हैं। मतलब कॉस्ट ऑफ कैपिटल में मान लीजिए जो जिन लोगों ने कंपनी को डेट दिया है क्या उनकी भी कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशन होती है? यस। इसको हम लोग डिनोट करते हैं बेटा केडी। केडी का फुल फॉर्म क्या होता है बेटा? केडी इज नोन एज कॉस्ट ऑफ डेट, है ना। जिन लोगों ने कंपनी को डेट दिया है उनकी जो एक्सपेक्टेशन है वो कंपनी के लिए क्या बेटा? कॉस्ट। उसको हम लोग डिनोट कैसे करते हैं? उसको हम लोग डिनोट करते हैं केडी। केडी स्टैंड फॉर कॉस्ट ऑफ डेट। उसके बाद बेटा जिन लोगों ने भी कंपनी को इक्विटी के फॉर्म में पैसा दिया है क्या उनकी भी कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशन है? यस। उनकी जो भी एक्सपेक्टेशन है बेटा उसको हम लोग उसको कैसे डिनोट करते हैं बेटा? वी डिनोट दैट एज केई। केई स्टैंड फॉर कॉस्ट ऑफ इक्विटी। एंड लास्ट बेटा अगर हम लोग बात करेंगे जिन भी लोगों ने कंपनी को प्रेफरेंस के फॉर्म में पैसा दिया है क्या उनकी भी कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशंस होती है? यस। एंड देयर एक्सपेक्टेशंस आर डिनोटेड एज केपी। तो जिन लोगों ने डेट के फॉर्म में पैसा लिया है इट इज नोन एज केडी। इन शॉर्ट कॉस्ट ऑफ कैपिटल फॉर डेट इज केडी, कॉस्ट ऑफ कैपिटल फॉर इक्विटी इज केई एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल फॉर प्रेफरेंस इज नोन एज केपी। अब आप मुझे बताइए सबसे ज्यादा रिस्क लेके कौन बैठा है? सारे बच्चे बताइए। अगर मैं रिस्क के हिसाब से बात करूं ना, अगर मैं यहां पर रिस्क के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, रिस्की असेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, तो बोलिए रिस्की असेट्स की अगर मैं बात कर रहा हूं तो एज एन इन्वेस्टर सबसे ज्यादा रिस्क लेके कौन बैठा है? सर एज एन इन्वेस्टर सबसे ज्यादा रिस्क लेके बैठा है इक्विटी। सेकंड नंबर पे रिस्क लेके कौन बैठा है बेटा? प्रेफरेंस। एंड थर्ड नंबर पे रिस्क कौन लेके बैठा है बेटा? डेट। एंड आई एम श्योर आप लोगों ने ये कहीं ना कहीं तो सुना ही होगा एंड लॉजिकली यही बन रहा है कि जो एंटिटी में ज्यादा रिस्क लेके बैठा है उसकी एक्सपेक्टेशन क्या होगी बेटा? ज्यादा होगी। एंड जो एंटिटी में रिस्क कम लेके बैठा है उसकी रिटर्न क्या होगी बेटा? कम होगी। फॉर एग्जांपल मान लो एक स्टूडेंट है जो सिर्फ बेसिक ग्रेजुएशन कर रहा है, बीकॉम कर रहा है, और आप जैसे आप कोई ग्लोबल कोर्स कर रहे हो, इफ यू आर डूइंग सीएमए यूएस सीएफए एसीसीए व्हाटएवर यू डूइंग, ऑब्वियसली आप थोड़ा ज्यादा रिस्क ले रहे हो। अब आप मुझे बताइए पोस्ट क्वालिफिकेशन अगर आपको एज अ सिर्फ बीकॉम कैंडिडेट और आपको एज अ ग्लोबल कोर्स कैंडिडेट अगर दोनों को आपको सैलरी सेम ही मिलेगा तो डज इट मेक एनी सेंस? नहीं। सर हम लोग इतनी एक्स्ट्रा मेहनत क्यों कर रहे हैं, हम लोग एक्स्ट्रा कॉस्ट क्यों लगा रहे हैं, हम लोग एक्स्ट्रा रिस्क अपने करियर के साथ क्यों ले रहे हैं? बिकॉज वी वांट कि हमारे जो बदले में रिटर्न्स होने चाहिए दैट शुड बी मोर देन वो स्टूडेंट जिसने सिर्फ बेसिक प्लेन ग्रेजुएशन किया हुआ है। तो ऑब्वियसली आप मुझे बताइए, आप लोगों ने सुना होगा हायर द रिस्क हायर द रिटर्न, है ना। आप लोगों ने सुना होगा हायर द रिस्क हायर द रिटर्न। तो बोलिए सबसे ज्यादा रिस्क लेके कौन बैठा है? इक्विटी। तो कहना है से इक्विटी का कॉस्ट सबसे ज्यादा रहेगा? यस। सो केई विल बी मोर देन, उससे कम रिस्क लेके एंटिटी को में कौन बैठा है बेटा? प्रेफरेंस। सो इट विल बी लेस मोर देन केपी। उससे कम रिस्क लेके एंटिटी में कौन बैठा है बेटा? डेट। तो क्या मैं कह सकता हूं इज दिस करेक्ट? सारे के सारे बच्चों अपने लेवल पे बताइए इज दिस करेक्ट? इफ आई से दिस फेयरली से दिस कि केई विल बी मोर देन केपी विल बी मोर देन केडी। तो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? सर बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा है। तो मैं आपको जल्दी से रिवाइज करवा देता हूं। द रिवीजन सिंपली सेज इज कि एक एंटिटी को अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना है तो कैपिटल आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल लाना है, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल लाने के मेजरली दो सोर्सेज होते हैं, वन इज शेयर कैपिटल एंड वन इज डेट। शेयर कैपिटल इज फर्दर बाइफरकेटेड इनटू टू पार्ट्स, वन इज इक्विटी शेयर कैपिटल एंड वन इज प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो बेसिकली मेरे सोर्सेज ऑफ फाइनेंस तीन होते हैं, या तो आप लॉन्ग टर्म सोर्स एक एंटिटी पैसा डेट से ला सकती है, या तो इक्विटी से ला सकती है, या तो प्रेफरेंस से ला सकती है। हर किसी प्रोवाइडर ऑफ फाइनेंस की जो भी एंटिटी को पैसा दे रहा है
हो सकता है अलग अलग तरीके से, बट हर किसी प्रोवाइडर ऑफ फाइनेंस की कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशन होती है, एंड उस प्रोवाइडर ऑफ फाइनेंस की जो भी एक्सपेक्टेशन है, व्हेन यू सी इट फ्रॉम द कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू, वो क्या बन जाती है बेटा, कॉस्ट। अब इन्वेस्टर की एक्सपेक्टेशन क्या रहेगी, डिपेंड्स अपॉन वो एंटिटी में वो इन्वेस्टर रिस्क कितना लेके बैठा है। अगर मैं ज्यादा रिस्क लेके बैठा हूं जैसे कि इक्विटी, तो मेरा एक्सपेक्टेशन सबसे ज्यादा रहेगा, बट टू द कॉन्ट्ररी अगर मैं कमती रिस्क लेके बैठा हूं, तो जो इन्वेस्टर का एक्सपेक्टेशन होगा वो कंपेरेटिवली क्या होगा बेटा, कम होगा। बोलो सारे के सारे बच्चों समझ में आया क्या? सो आई होप कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है आपको समझ में आया, एंड यू अंडरस्टूड दिस रिलेशनशिप, दैट इज केई will always be more than kp will always be more than kd, that is cost of debt। एंड जो बेटा ये होते हैं ना मेरे, दैट इज के ई, के पी, के डी, दीज आर ऑल नोन एज स्पेसिफिक कॉस्ट ऑफ कैपिटल, है ना, जब हम फाइनेंस के टर्म में बात करते हैं तो दिस के ई, के डी, दीज आर ऑल नोन एज द स्पेसिफिक कॉस्ट ऑफ कैपिटल। स्पेसिफिक कॉस्ट ऑफ कैपिटल मींस किसी स्पेसिफिक सोर्स से अगर आपको कैपिटल लाना है तो उस कैपिटल लाने की जो कॉस्ट होती है दैट इज नोन एज द स्पेसिफिक कॉस्ट ऑफ कैपिटल। चेक करिए क्या है, द कॉम्प्रिहेंसिव गाइड्स द प्रैक्टिकल एग्जांपल्स एंड स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन कि आप रियल वर्ल्ड सिनेरियोज में वैक का कैलकुलेशन कैसे करोगे। अब ध्यान दोगे बेटा, सर वैक तो आपने अभी तक बताया नहीं, चलो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, सारे बच्चे आप मुझे यहाँ पे बताओगे। आई विल स्क्रॉल डाउन हियर, है ना, आई विल राइट डाउन हियर, एक सेकंड बाबू, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, यस, सारे के सारे बच्चे मुझे बता दीजिए। आई विल गिव यू एन एग्जांपल, है ना, आई विल गिव यू एन एग्जांपल। हम लोगों को ये तो पता है कि, एक सेकंड ना, मैं इसको थोड़ा ब्रॉड कर देता हूँ, एक सेकंड, एक सेकंड भाई, एक सेकंड, एक सेकंड। हमसे जो नजरें चुराने लगे हो, लगता है कोई, यस, वी हैव सीन दिस सर, जो मेरा केई होता है ना, वी हैव सीन दिस, जो मेरा केई होता है इट इज मोर देन केपी, इट इज मोर देन केडी, है ना, वी हैव सीन दिस केई इज मोर देन केपी इज मोर देन केडी, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा दीज आर ऑल नोन एज स्पेसिफिक कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अगर मैं आपको मान लीजिए एग्जांपल देता हूं, लेट मी से इफ केई इज 15%, ना, इफ माय कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज कितना, 15%, इफ माय कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस इज कितना, मान लेते हैं 12%, एंड इफ माय जो कॉस्ट ऑफ डेट है ना, इफ माय कॉस्ट ऑफ डेट इज मान लीजिए कितना, 8%। 15% मतलब क्या बेटा, दिस 15% शोज की अगर कोई भी बंदा आज की तारीख में आपको इक्विटी के फॉर्म में पैसा दे रहा है तो एवरी ईयर ही इज एक्सपेक्टिंग अ रिटर्न ऑफ 15%। If any person is providing you finance in the form of preference shares, he is expecting a return of 12%. And if any person is providing you capital in the form of debt, then he is giving you 8%, ठीक है। अब आप मुझे सिंपली, मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि एक एंटिटी ने क्या किया ना, एक एंटिटी ने विथ ऑल दो सोर्सेस कंबाइन, है ना, एक एंटिटी ने क्या किया, एक एंटिटी ने विथ ऑल द सोर्सेस कंबाइन, ऑल दी सोर्सेस मतलब क्या होता है, एक सेकंड ना, एक एंटिटी ने क्या किया, एक एंटिटी ने विथ ऑल दी सोर्सेस कंबाइन, दैट इज कुछ पैसा इक्विटी से, कुछ पैसा प्रेफरेंस से, एंड कुछ पैसा डेट से, ये सब पैसा जमा करके मान लीजिए एक एंटिटी कितना लेकर आई है, ये सब पैसा जमा करके एक एंटिटी 100 सीआर लेकर आई है, ठीक है। ये सब पैसा एंटिटी ने जमा किया कितना बेटा, 100 सीआर किया है, एंड 100 सीआर इन्वेस्ट किया है हमने, एंड इस 100 सीआर को इन्वेस्ट करके हम लोग एक फैक्ट्री में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ठीक है। इस 100 सीआर को हम लोग कहां पे इन्वेस्ट करेंगे, इस 100 सीआर को हम लोग फैक्ट्री में इन्वेस्ट करेंगे। ये जो फैक्ट्री है, ये फैक्ट्री मान लीजिए मुझे जो रिटर्न देने वाली है, इसको कहते हैं बेटा आईआरआर, आई स्टैंड फॉर द इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, कि जब आप ये पैसा लगाओगे तो ये फैक्ट्री आपको साल में कितना रिटर्न देने वाली है, सर ये फैक्ट्री मुझे मान लीजिए हर साल 20% पर एनम का रिटर्न देने वाली है, ठीक है। ये फैक्ट्री हर साल मुझे 20% पर एनम का रिटर्न देने वाली है। माय क्वेश्चन टू यू इज कि आप इस पैसे को इन्वेस्ट करोगे या ना करोगे। सिंपली देखो बेटा, केस नंबर 1 है, केस नंबर 1 के तो बहुत सिंपल है ना, एग्जांपल्स के थ्रू। आई नेवर बिलीव इन एंड यूनिक एकेडमी एज अ फैकल्टी, एवरी फैकल्टी ये नहीं मानता है कि आपको फॉर्मूला रटवाने हैं। वी बिलीव इन कंसेप्ट समझा देते हैं, कंसेप्ट समझ जाएगा तो फॉर्मूला तो समझ ही जाओगे, ठीक है। सारे बच्चे बताइए व्हाट इज हैपनिंग हियर इज कि मैंने टोटल 100 करोड़ के फंड्स लेकर आया हूं। 100 करोड़ के फंड्स में आई हैव प्रोक्योर्ड सम फंड्स फ्रॉम इक्विटी, सम फंड्स फ्रॉम प्रेफरेंस, सम फ्रॉम डेट। जब आप इक्विटी से पैसा लाओगे देयर एक्सपेक्टेशन विल बी 15% पर एनम, डेट से देयर एक्सपेक्टेशन वुड बी 12% पर एनम, सॉरी प्रेफरेंस से 12% होगा, डेट से देयर एक्सपेक्टेशन वुड बी 8% per annum, and combined I have accumulated 100 CR, and that 100 CR I have set up for building a factory। वो जो फैक्ट्री है वो मुझे फैक्ट्री हर साल रिटर्न देगी, एंड वो फैक्ट्री हर साल मुझे कितना रिटर्न दे रही है, 20% पर एनम, है ना। वो फैक्ट्री मुझे हर साल कितना रिटर्न दे रही है, इट्स गिविंग मी अ रिटर्न ऑफ 20% पर एनम। आप मुझे बताइए क्या आप यहां पर इन्वेस्ट करोगे या नहीं करोगे, यस और नो, है ना। वुड यू लाइक टू इन्वेस्ट और वुड यू नॉट लाइक टू इन्वेस्ट, आप यहां पर इन्वेस्ट करोगे या आप यहां पर इन्वेस्ट नहीं करोगे। आप जो बोलो बेटा, आई एम श्योर, आई एम श्योर, आई एम श्योर कि मुझे आप पर पूरा भरोसा है बेटा कि आप लोग तो सही बोलोगे ना। आई एम श्योर, आई नो, आई नो, आई नो, आई नो, आई नो, कितने सयाने बच्चे तो हो,
एंड आई एम श्योर कि आप जो यहाँ पर बोलोगे बेटा सही बोलोगे। बोलो क्या करोगे, इन्वेस्ट करोगे या इन्वेस्ट नहीं करोगे? सर ऑब्वियसली इन्वेस्ट करेंगे ना, बिकॉज अगर मान लो सर अगर मैं पूरा का पूरा पैसा इक्विटी से भी लेके आता तो कॉस्ट कितनी लगती? 15%। और मैं हर साल कितना कमा रहा हूँ? 20%। क्या 15 से तो ज्यादा ही है? यस। तो सर 100% फॉर श्योर नक्की हो चुका है कि यहां पर तो मैं पैसा इन्वेस्ट करूंगा ही करूंगा। केस नंबर 2 है ना, सिंपली यहाँ पे इफ आई टॉक अबाउट केस नंबर 2, मान लीजिए आपने जो लगाया ना, यहाँ पे आप हर साल मान लीजिए कमाने वाले हो 6% पर एनम, ठीक है। आपने कुछ इक्विटी से लाया, कुछ प्रेफरेंस, कुछ डेट, कहां से कितना लाया नहीं बताया। इक्विटी की कॉस्ट अलग है, प्रेफरेंस की अलग है, डेट की अलग है। आप इन्वेस्ट करोगे यू लर्न 6%। क्या आप पैसा लगाओगे? नहीं सर बिल्कुल इन्वेस्ट नहीं करेंगे। डजंट मेक सेंस। क्यों? अरे आप अगर पूरा का पूरा पैसा, देखो एक एंटिटी, पहली बात तो पूरा का पूरा पैसा डेट से ला नहीं सकती है। दूसरा, आप अगर पूरा का पूरा पैसा डेट से भी लेकर आओगे ना तो भी सर इट डज नॉट मेक एनी सेंस, बिकॉज अगर आप पूरा का पूरा पैसा डेट से भी लेकर आओगे तो आपकी कम से कम कॉस्ट कितनी लग रही है? 8%। और अगर आप मिनिमम कॉस्ट 8% लगा रहे हो और आप कमा कितना रहे हो? 6%। तो डज इट मेक एनी सेंस 8% की कॉस्ट पे पैसा लाओ और 6% कमाओ? नहीं, उसमें तो तुम लॉस कर रहे हो ना। तो उसमें तुम इन्वेस्ट करोगे क्या? नहीं। बट लास्ट बट नॉट द लीस्ट बेटा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहां पर आपको एक्चुअल कैलकुलेशन समझ में आएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, माय व्हाट आई एम टेलिंग यू इज कि मान लीजिए मैं जो पैसा लेकर आया हूं वो मुझे हर साल 12% पर एनम कमा के देगा। दैट इज केस नंबर 3 है ना। मैं जहां से पैसा लेकर आया हूं वहां पर मुझे हर साल 12% पर एनम का रिटर्न मिलेगा। दैट इज गोना बी माय केस नंबर 3। अब आप मुझे बताइए क्या मुझे फैक्ट्री सेटअप करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? देखो 3 ऑप्शन हो सकते हैं, या तो सर यस फैक्ट्री सेटअप करनी चाहिए, नो फैक्ट्री सेटअप नहीं करनी चाहिए, या थर्ड इज सर कांट से इंफॉर्मेशन इनएडिक्वेट है। आई विल टेल यू द आंसर, बट एक 2 मिनट के लिए अपने दिमाग पे हल्का सा जोर डालिए एंड लेट मी नो, है ना, एंड लेट मी नो, एंड लेट मी नो, एंड लेट मी नो, एंड लेट मी नो। बोलिए क्या करना चाहिए? ऑप्शन नंबर 1 इन्वेस्ट करना चाहिए, ऑप्शन नंबर 2 इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, एंड ऑप्शन नंबर 3 सर इंफॉर्मेशन इनएडिक्वेट कांट से आप पूरा इंफॉर्मेशन लाओ तो उसके बाद जज करेंगे कि लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए। बट सबसे पहले जो लोग बोल रहे हैं कि लगाना चाहिए, आप लोग गलत हो। बिकॉज जो लोग बोल रहे हैं लगाना चाहिए वो लोग क्या देख रहे हैं? सर 8% पे पैसा आ रहा है, 12 कमा रहे हो तो लगाना चाहिए, गलत। जो लोग बोल रहे हैं कि सर 15% पे पैसा आया तो 15% से तो कम कमा रहे हो तो नहीं लगाना चाहिए, आप लोग भी बेटा गलत हो। द करेक्ट इज कांट से। सर क्यों कांट से? बिकॉज देखो सीधी बात है, आपने पूरा पैसा इकट्ठा जो 100 करोड़ इन्वेस्ट किया है, आपने इकट्ठा 100 करोड़ इन्वेस्ट कर दिया जहां पर, वहां पर आप पूरा साल का कितना कमा रहे हो? 12% कमा रहे हो, तो मुझे समझ रहा है। लेकिन जो आप पूरे साल का 12% कमा रहे हो, आप मुझे ये तो बताइए ना कि वो जो पैसा लाया उसकी कॉस्ट कितनी है। बिकॉज आई नो वन थिंग, एक एंटिटी जब भी डिसीजन लेगी वो तो ऐसे ही सोचेगी, इफ IRR इज मोर देन KC आप क्या करोगे? एक्सेप्ट। इफ IRR इज लेस देन KC तो आप क्या करोगे बेटा? रिजेक्ट करोगे। सर अभी तक हम लोग ऐसे ही करते थे ना, अभी तक हम लोग ऐसे करते थे। अब जब सब 15 से ऊपर है तो एक्सेप्ट कर लिया, या तो 8 से नीचे है तो क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया। लेकिन सर 12 है सर, हाउ टू डिसाइड? उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपके लिए देखो, इक्विटी का कॉस्ट ऑफ कैपिटल अलग है, प्रेफरेंस का कॉस्ट ऑफ कैपिटल अलग है, डेट का कॉस्ट ऑफ कैपिटल अलग है ना। यहां पर मुझे 3 अलग अलग चीजें गिवन है। इक्विटी का कॉस्ट ऑफ कैपिटल अलग से गिवन है, प्रेफरेंस का कॉस्ट ऑफ कैपिटल अलग से गिवन है, डेट का कॉस्ट ऑफ कैपिटल अलग से गिवन है। अब जब मैं पूरे के पूरे, ध्यान दोगे ना, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, एक बार ये हो जाएगा तो बाद में जो क्वेश्चन है आपके लिए बस एक औपचारिकता रह जाएंगे। तो एक बार ये हो जाएगा ना बेटा, तो जब पूरे के पूरे एंटिटी, देखो मैंने क्या बोला, KE, KD एंड KP, दीज आर ऑल द स्पेसिफिक कॉस्ट ऑफ कैपिटल। लेकिन जब मैं पैसा इन्वेस्ट करता हूं तो क्या मैं ऐसा सोच के लगाता हूं ये पैसा इक्विटी का है, ये पैसा प्रेफरेंस का है, ये पैसा डेट का है? क्या मैं ऐसा पैसा इन्वेस्ट करता हूं या मैं इन्वेस्ट तो इकट्ठा करता हूं? सर आप इन्वेस्टमेंट तो इकट्ठा करते हो। तो अगर मैं इन्वेस्टमेंट पूरे बिजनेस के फंड्स को इकट्ठा करता हूं तो जब मैं कॉस्ट कैलकुलेट करूंगा ना, मुझे कॉस्ट भी पूरे के पूरे बिजनेस की एज अ कंबाइंड कॉस्ट कैलकुलेट करनी पड़ेगी। और जब मैं पूरे बिजनेस एज अ होल की कंबाइंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालता हूं ना, उसे कहते हैं हम लोग वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब ध्यान दोगे ना बेटा, जब मैं KC निकालता हूं, ध्यान दोगे ना, जब मैं क्या निकालता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट, जब मैं कैलकुलेट करता हूं कॉस्ट ऑफ कैपिटल, एंड जब मैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल पूरे के पूरे बिजनेस की निकालता हूं, जब मैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल सारे के सारे बिजनेस की निकालता हूं, तो उसको क्या कहते हैं बेटा? उसको हम लोग कहते हैं KC, है ना। डेट से KD, इक्विटी से KE, प्रेफरेंस से KP, और जो बिजनेस के पूरे की कॉस्ट ऑफ कैपिटल होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा? KC। अब KC इज ऑल्सो नोन एज WACC। बेटा WACC क्या होता है? ध्यान दोगे, WACC स्टैंड फॉर वेटेड, ध्यान दोगे ना,
WACC का फुल फॉर्म क्या होता है बेटा? वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब ध्यान दोगे बेटा, सबसे पहले क्या आपको ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब पता है? यस। एवरेज, अब देखो नॉर्मल अगर यहाँ पे सिर्फ ये वेटेड वर्ड ना होता और यहाँ पे अगर सिर्फ ये गिवन होता है ना, अगर आपको यहाँ पे सिर्फ ये गिवन होता दैट इज एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तो अगर आपको सिर्फ एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता ना तो आप यहाँ पे सिंपल एवरेज ले लेते। सिंपल एवरेज मतलब क्या होता है ना, आई एम श्योर आप लोगों को सिंपल एवरेज निकालना आता होगा। हाउ डू वी, एक सेकंड आई ओपन द कैलकुलेटर, एक सेकंड, बिकॉज वी नीड टू डू सम कैलकुलेशंस, आई यू नीड टू ओपन द कैलकुलेटर। सर अगर मैं सिंपल एवरेज की बात करता ना तो सिंपल एवरेज कैसे होता? करिए बेटा, 15 प्लस 12 प्लस 8 कितना होता? 35। आप 35 डिवाइड बाय 3 करते तो कितना आता? 11.67। इन शॉर्ट आप बोलते सर 11.67 की मेरी कॉस्ट आ रही है ना, इन शॉर्ट आप क्या बोलते कि जो मेरी कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ रही है इट इज कितना? 11.67%। एंड इस 11.67% की कॉस्ट के बदले में आप कमाते कितना? 12%। तो आप बिंदास क्या बोलते थे? एक्सेप्ट करते। लेकिन व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड हियर इज कि सर यहाँ पे मुझे कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो बोला है सिर्फ एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोला है, ध्यान दोगे ना, सिर्फ एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोला है या वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोला है? वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोला है। सर व्हाट डू वी मीन बाय वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल? सर वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल मींस आपको यहां पर वेट्स एलोकेट करने पड़ेंगे। ध्यान दोगे ना, आपको यहां पर क्या करने पड़ेंगे? वेट्स एलोकेट करने पड़ेंगे। एंड आप वेट्स किस हिसाब से एलोकेट करोगे? आप वेट्स उस हिसाब से एलोकेट करोगे डिपेंडिंग अपॉन आप किस सोर्स से कितना पैसा लेकर आए हो। इन शॉर्ट बेटा मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूं। सर आपने हमको इकट्ठा बोल दिया कि आप 100 करोड़ लेकर आए, यस, लेकिन सर आप ये जो 100 करोड़ लेकर आए हो आप हमको ये भी तो बताइए कि ये 100 सीआर आप कौन से सोर्स से कितना कितना लेकर आए हो। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैंने इक्विटी से, ध्यान दोगे यहाँ पे मैं आपको बोलता हूँ, मान लीजिए हमने इक्विटी से जो पैसा लाया 15% पे लेकर आया, लेकिन सर आप इक्विटी से कितना पैसा लेकर आए? मान लीजिए मैं इक्विटी से लेकर आया हूं 50 सीआर, है ना, ध्यान दोगे, मान लीजिए मैं इक्विटी से कितना पैसा लेकर आया हूं? 50 सीआर लेकर आया हूं। सेकेंडली बेटा अगर मैं प्रेफरेंस से बात करूं तो मान लीजिए मैं प्रेफरेंस से कितना लेकर आया हूं? मान लीजिए मैं प्रेफरेंस से लेकर आया 20 सीआर, है ना, मैं प्रेफरेंस से कितना लेकर आया हूं? 20 सीआर। एंड लास्टली अगर 50 इक्विटी से आ चुका है, 20 प्रेफरेंस से मतलब कितना हो चुका है? 70 हो चुका है, तो 70 प्लस 30 सीआर हो जाएगा, है ना। ये 30 सीआर में कहां से ला चुका हूं बेटा? ये 30 सीआर में डेट से ला चुका हूं। तो ऐसे करके मैं टोटल 100 सीआर लेकर आया हूं। अब ध्यान दोगे सर आपका जो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता है ना, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल? इट इज वेट ऑफ इक्विटी इनटू कॉस्ट ऑफ इक्विटी प्लस वेट ऑफ डेट इनटू कॉस्ट ऑफ डेट प्लस वेट ऑफ प्रेफरेंस इनटू कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस। एकदम सिंपल, मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताता हूं ना। वेट ऑफ इक्विटी मतलब क्या? सर वेट ऑफ इक्विटी मतलब आप टोटल कितना पैसा लेकर आए हो? सर मैं टोटल पैसा लेकर आया हूं 100 करोड़, एंड मैं जो टोटल 100 करोड़ लेकर आया हूं उसमें से मैं इक्विटी के थ्रू कितना लेकर आया हूं? 50 सीआर। तो बोलिए इफ आउट ऑफ माय टोटल कैपिटल ऑफ 100 सीआर अगर मैं 50 सीआर का कैपिटल इक्विटी से लेकर आया हूं तो बोलिए मेरा वेट ऑफ इक्विटी कितना हो गया? सर माय वेट ऑफ इक्विटी 50%। क्या मैं 50% को 0.5 लिख सकता हूं? यस। अब इफ आई कैलकुलेट दिस वेट ऑफ डेट, सेम लॉजिक अप्लाइज हियर। आप मुझे बताइए मेरा टोटल कैपिटल कितना है? 100 सीआर। एस उस 100 सीआर में से, सॉरी प्रेफरेंस, मैं उस 100 सीआर में से प्रेफरेंस से कितना लेकर आऊं? 20 सीआर। तो 20 डिवाइड बाय 100 करिए ना, 20 डिवाइड बाय 100 करिए। बोलिए क्या प्रेफरेंस का मेरा 0.20 होगा? यस। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट बेटा, मेरा जो 100 सीआर है उसमें से डेट से कितना है बेटा? 30 सीआर। जब आप करोगे 30 डिवाइड बाय 100 है ना, 30 डिवाइड बाय 100 कितना होता है? 0.3। तो ये मैंने आपके वेट्स निकाल दिए बेटा। एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि जब भी आप वेट्स निकालोगे ना, आपको एक चीज बहुत इंपॉर्टेंटली समझनी है कि जब भी आप वेट्स निकालोगे ना, जब भी आप क्या निकालोगे? वेट्स निकालोगे, वेट्स का टोटल कितना होना चाहिए? वेट्स का टोटल शुड बी 1, है ना, बिकॉज परसेंटेज, वेट इज नथिंग बट परसेंटेज, है ना। तो अगर परसेंटेज का टोटल 100 है तो वेट्स का टोटल कितना होना चाहिए बेटा? 1 होना चाहिए। तो एज यू कैन सी इफ यू डू 0.5 प्लस 0.3 प्लस 0.2, है ना, अगर आप 0.5 प्लस 0.3 प्लस 0.2 करते हो तो इनका टोटल कितना होता है बेटा? 1 होता है। अब इनटू क्या करोगे आप? सर 0.5 इनटू कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना है मेरा? एज गिवन हियर, क्या कॉस्ट ऑफ इक्विटी मेरा 15% है? यस। प्लस कॉस्ट ऑफ डेट कितना है मेरा? 8%, प्लस कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस कितना है मेरा? 12%। ठीक है, तो आ जाइए सारे के सारे बच्चों कैलकुलेटर पे आ जाइए ना, सारे के सारे बच्चों कैलकुलेटर पे आ जाइए, करिए 15 इंटू 0.5, है ना, सारे बच्चे कैलकुलेटर पे आ जाइए एंड करिए 15 इंटू 0.5, दैट इज कितना? 7.5, है ना। तो 7.5% इज माई कॉस्ट ऑफ इक्विटी, सॉरी WEKE, प्लस 8 इंटू 0.3 दैट इज कितना? 2.40, प्लस
12 इंटू 0.2 दैट इज कितना 2.4 है ना। जब आप सबका टोटल करोगे, करिए एक बार सबका टोटल, 7.5 प्लस 2.4 दैट्स ग्रेट प्लस 2.4 दैट मेक्स माय वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना 12.3%। इन शॉर्ट अब जब आपने सारे के सारे सोर्सेस को कंबाइन करके वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाला दैट इज कितना 12.3%। अब आप इस 12.3% जो आपकी कॉस्ट है, आप इस 12.3% की कॉस्ट को किससे कंपेयर करोगे, आपके रिटर्न के साथ। बोलिए यहां पर सर मेरा रिटर्न कितना आ रहा है, सर मेरा रिटर्न सिर्फ 12 आ रहा है, कमा कितना रहे हो 12%, कॉस्ट कितनी लग रही है 12.3%। बोलो एक्सेप्ट करोगे कि रिजेक्ट करोगे, रिजेक्ट करोगे। समझ में आ रहा है क्या। तो सारे के सारे बच्चे बताइए सर कोई भी मेरा जो बिजनेस होता है ना, फॉर एनी बिजनेस, जब आप लॉन्ग टर्म फाइनेंस लाते हो ना, तो आपको पूरे के पूरे एंटिटी की जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल के लिए यू नीड टू कंसीडर ऑल द सोर्सेस दैट इज इक्विटी, प्रेफरेंस एंड डेट। जब भी लोग कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहते हैं उसका फुल फॉर्म क्या होता है बेटा, वैक। वैक स्टैंड फॉर द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अगर यहां पर सिर्फ एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता तो मैं तीनों का टोटल करके डिवाइड बाय 3 कर देता, बट यहां पर I need not calculate the simple average cost of capital। मुझे क्या निकालना पड़ता है, weighted average cost of capital। जब हम लोग उस weighted average cost of capital को कंसीडर करते हैं तो we take weight into cost, weight into cost, weight into cost, ऐसे करके it became 12.3। अब क्या है, केसी का कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यस। अब जहां पर भी अपने कैश फ्लोस को डिस्काउंटिंग करोगे, क्या वहां पे केसी यूज होता है, यस। जब आप कैलकुलेट करते हो, जब आप इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते हो कि क्या मुझे इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्या इन सारे के सारे इन्वेस्टमेंट डिसीजन में भी आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकलता है, तो आंसर इज यस। बोलो भाई समझ में आया क्या। तो ऐसा आपका केसी निकलता है, बाय रन यू थ्रू द पीपीटी है ना। अब आपको चीजें बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगी। देन जी वैक क्या होता है, द वैक रिप्रेजेंट्स द एवरेज द कंपनी पेज टू फाइनेंस इट्स असेट्स सर्विंग एज अ क्रिटिकल मेट्रिक फॉर द फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इट रिफ्लेक्ट, चेक करो ये क्या रिफ्लेक्ट करता है बेटा, ब्लेंडेड। ब्लेंडेड मतलब चेक करिए क्या इसमें कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी आ चुका है, यस। क्या इसमें कॉस्ट ऑफ डेट भी आ चुका है, यस। क्या इसमें कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस भी आ चुका है, यस। नाइस इफ कॉट आया, लेकिन इट इज वेटेड प्रोपोर्शनेटली। आप वेट्स किस हिसाब से लेते हो बेटा, ऑन द बेस ऑफ मार्केट वैल्यूज। जो भी उनके मार्केट वैल्यूज है आप उनके वेट्स में कंसिडर करते हो। बोलो हाँ है ना। तो क्या वैक आपका एक हर्डल रेट होता है, यस। हर्डल रेट मतलब क्या होता है, मिनिमम रिटर्न ऑन थ्रेशोल्ड। अब मान लीजिए हमने जो कैलकुलेट किया है, अगर हमारा यहाँ पे वैक 12.3% आ रहा है, मतलब एंटिटी क्या सोचेगी कि वो जहां से पैसा लेकर आ रही है उनको ही मुझे कितना देना है 12.3। तो अगर मुझे कोई भी प्रोजेक्ट आ रहा है, अगर मुझे कोई भी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आ रही है, तो मेरा जो हर्डल रेट है, हर्डल रेट मींस मेरा जो मिनिमम रिक्वायर्ड रिटर्न है ना, जो मेरा मिनिमम रिटर्न रिक्वायर्ड है, मेरा मिनिमम रिटर्न रिक्वायर्ड कितना है 12.3। अगर मैं 12.3 से कम कमाऊंगा तो प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर देना चाहिए। इफ आई एम गोइंग टू अर्न मोर देन 12.3 मतलब मैं अपने शेयर होल्डर्स के लिए वैल्यू क्रिएट कर रहा हूं, एंड इफ एंड ओनली इफ आई एम क्रिएटिंग वैल्यू फॉर माय शेयर होल्डर्स, देन ही मुझे क्या करना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए। अदरवाइज मुझे क्या करना चाहिए बेटा, रिजेक्ट करना चाहिए। देन इट इज द ब्लेंडेड कॉस्ट। ब्लेंडेड कॉस्ट मतलब क्या इसमें सारी की सारी चीजें आ चुकी हैं, यस। क्या इसमें इक्विटी, डेट और प्रेफरेंस, क्या इन सबको कंसीडर किया जा चुका है, यस। देन इट्स अ वैल्यूएशन टूल। एंटिटी वैल्यूएशन के लिए जब हम लोग कैश फ्लोस को डिस्काउंट करेंगे, डिटेल में हमको सीखना है, तो जब हम लोग कैश फ्लोस को डिस्काउंट करेंगे, जो डिस्काउंटिंग के लिए रेट लेना होता है, दैट रेट इज दिस रेट, दैट इज नोन एज द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। है ना। सारे बच्चे बताए वैक इंपॉर्टेंट क्यों होता है। सबसे पहले तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन फ्रेमवर्क, जैसे मैंने आपको अभी बताया, अगर आपको पैसे को इन्वेस्ट करना है ना, इफ यू नीड टू इन्वेस्ट योर मनी, तो आपको देखना पड़ेगा कि आपको मिनिमम वैक कमाना है। चेक करिए ना, इफ योर आईआरआर है ना, चेक करिए आप यहाँ पे क्या देखते हो इन्वेस्टमेंट में, इफ आईआरआर इज मोर देन केसी, आप क्या करते हो बेटा, एक्सेप्ट। इफ आईआरआर इज लेस देन केसी, आप क्या करते हो बेटा, रिजेक्ट। ठीक है। तो क्या आपका यहाँ पे एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन के लिए एक फ्रेमवर्क बन जाता है, यस। आप केसी को कंपेयर करके बता सकते हो शुड प्रोजेक्ट बी रिजेक्टेड और डिफरेंट। देन इज द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑप्टिमाइजेशन। अब देखो कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है ना, सिंपली ब्रीफ यू, बाकी रेगुलर सिलेबस में बहुत सब पढ़ना पड़ता है, ये बस मैं आपको एक ब्रीफ दे रहा हूं। सर कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, सर कैपिटल स्ट्रक्चर मींस कि अगर मैं ये जो 100 करोड़ लेकर आ रहा हूं, यहां पे इस 100 सीआर का पैसा कहां से आ रहा है, सर 50 सीआर इज कमिंग फ्रॉम इक्विटी, 20 सीआर इज कमिंग फ्रॉम प्रेफरेंस एंड 30 सीआर इज कमिंग फ्रॉम डेट। अब क्या मैं इसको अलग अलग स्ट्रक्चर भी बना सकता था, यस। अलग अलग स्ट्रक्चर से पैसा आना मतलब क्या मैं ऐसा कर सकता था कि 20 सीआर इक्विटी से आए, 20 सीआर प्रेफरेंस से आए, 60 सीआर डेट से आए, यस, टोटल 100 करोड़ मेरे पास आ गया। क्या मैं ऐसे कर सकता था 25 सीआर इक्विटी से आए, 45 सीआर प्रेफरेंस से आए, कितना हो गया 70 हो गया, एंड बैलेंस 30 सीआर डेट से आए, क्या मैं ऐसे कर सकता था, यस। तो दिस इज माय कैपिटल स्ट्रक्चर। अब देखिए अगर मैं कैपिटल स्ट्रक्चर चेंज करूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, अगर मैं
चेंज करेगा किसमें बेटा, कैपिटल स्ट्रक्चर में ना। ध्यान दो, कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब क्या, कि जो पैसा आ रहा है उसमें से कितना इक्विटी, कितना प्रेफरेंस, कितना डेट से आना चाहिए। तो आप मुझे बताइए, अगर मेरा कैपिटल स्ट्रक्चर चेंज होगा तो आप मुझे बताइए क्या मेरा वेट्स में भी चेंज होगा? यस, अगर कैपिटल स्ट्रक्चर चेंज होगा तो वेट्स में चेंज होगा, और अगर वेट्स में चेंज होगा तो क्या मेरा वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल में भी फर्क पड़ेगा? यस। तो आइडियली जो वैक का कैलकुलेशन है वो मुझे ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर बनाने में क्यों आइडेंटिफाई करता है? बिकॉज देखो सीधी बात है, आप कैपिटल स्ट्रक्चर चेंज करोगे तो क्या आपका वैक चेंज होगा? यस। और आप अपने डिसीजन मेकिंग वैक के हिसाब से करते हो, तो कैपिटल स्ट्रक्चर यूटिलाइजेशन में काम आता है। यस। एंड स्ट्रेटेजिक वैल्यू क्रिएशन, आप कैसे रिटर्न्स को मैक्सिमाइज कर सकते हो, आप कैसे अपने इन्वेस्टर्स की वैल्यू को मैक्सिमाइज कर सकते हो, क्या उसके लिए आपका वैक इंपॉर्टेंट होता है? द आंसर इज यस। ध्यान दोगे ना सारे के सारे बच्चे, यहाँ पे वैक का फॉर्मूला देखो, डिनोशन का तरीका हल्का सा अलग हो सकता है बट सेंस यही है ना। यहाँ पे देखोगे ना, यहाँ पे क्या बोला है हम लोगों ने, फॉर्मूला क्या बोला था, एक बार हमारा फॉर्मूला देखोगे। हमारा फॉर्मूला क्या था सर? हम लोगों ने बोला था फॉर्मूला, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज इक्वल टू वेट ऑफ इक्विटी इंटू कॉस्ट ऑफ इक्विटी प्लस वेट ऑफ डेट इंटू कॉस्ट ऑफ डेट प्लस वेट ऑफ प्रेफरेंस इंटू कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस। ठीक है, अब देखो इन्होंने क्या किया है सर, इन्होंने फॉर्मूला लिखा है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज इक्वल टू ई अपॉन वी। देखो ई अपॉन वी क्या है सर? ई क्या है यहाँ पे देखोगे, ई इज द मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी। हम लोग हमारे एग्जांपल से रिलेट करते हैं ना सर, हमारे एग्जांपल में इक्विटी का मार्केट वैल्यू कितना था? 50 सीआर है ना, और डिवाइड बाय वी क्या है बेटा? वी इज द टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ टू। टोटल मार्केट वैल्यू हम लोग कितना लेकर आए थे बेटा? 100 करोड़। तो चेक करिए, अगर मेरा टोटल 100 सीआर है एंड टोटल 100 सीआर में से मेरा 50 सीआर कहां से है बेटा? इक्विटी से। तो जब मैं ई अपॉन वी करूंगा ना, ध्यान दोगे, जब मैं ई अपॉन वी करूंगा मतलब मैं 50 डिवाइड बाय 100 करूंगा, एंड बताइए क्या मेरा 50 डिवाइड बाय 100 जो है ना, चेक करिए क्या मेरा जो 50 डिवाइड बाय 100 है क्या वो 0.5 होता है? यस। प्लस ध्यान दोगे ना, अगले में उन्होंने क्या किया बेटा? डी अपॉन वी। डी क्या है सर? डी ऑब्वियसली मींस आप डेट से कितना पैसा लेकर आए हो, तो आप डेट से कितना पैसा लेकर आए थे बेटा? 30 सीआर। तो क्या यहाँ पे मैंने 30 डिवाइड बाय 100 किया था? यस। एंड लास्टली बट नॉट द लीस्ट बेटा, अगर मैं प्रेफरेंस की बात करता हूँ ना, अगर मैं प्रेफरेंस की बात करता हूँ तो प्रेफरेंस में कितना है बेटा? 20 सीआर है। तो जब आप 20 डिवाइड बाय 100 करोगे ना, जब आप 20 डिवाइड बाय क्या करोगे बेटा? 100 करोगे, क्या 0.2 होता है मेरा? यस। 20 डिवाइड बाय 100 कितना होता है बेटा? 0.2। सिंपली यहां पर समझ में आ रहा है आपको? तो 50 बाय 100, 30 बाय 100, 20 बाय 100, 0.5, 0.3, 0.2 क्या है मेरे वेट्स हो गए? यस। इनटू क्या बेटा? इनटू इन्होंने आर ई लिखा है, आप लोग के ही लिख सकते हो ना। तो हमारे यहाँ पे चेक करें, आर ई क्या था बेटा? कॉस्ट ऑफ इक्विटी, दैट वाज 15%। आर डी क्या था बेटा? कॉस्ट ऑफ डेट है ना। अब ध्यान दोगे ना सारे के सारे बच्चों, इन्होंने आरडी लिया है और इंटू 1 माइनस टी किया है। देखो सीधी बात है, आरडी क्या होता है ना बेटा, देखो जो इंटरेस्ट होता है ना, अब ऑब्वियसली बेसिक्स में बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं डाल सकता हूं, लेकिन क्या होता है ना कि आप जब डेट से पैसा लाते हो, ठीक है, आप जब डेट से पैसा लाते हो ना, लेट मी एक्सप्लेन हुए है ना, कि जब बेटा आप पैसा लाते हो डेट के थ्रू, तो डेट के बदले पे आपको क्या पे करना पड़ता है बेटा? इंटरेस्ट, है ना। डेट पे आपको क्या पे करना पड़ता है बेटा? इंटरेस्ट। एंड इंटरेस्ट क्या होता है बेटा? इंटरेस्ट इज अ प्री टैक्स आइटम, है ना, ध्यान दोगे। इंटरेस्ट क्या होता है बेटा? इंटरेस्ट इज अ प्री टैक्स आइटम। जैसे मैं आपको सिंपल एक एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए आप 10% डेट से पैसा लेकर आए हो, मान लीजिए आप 10% डेट से पैसा लेकर आए हो 1 लाख रुपीज, ना, वेरी सिंपल एग्जांपल। मान लेते हैं मैं 10% डेट से पैसा लेकर आया हूं, एंड मैं 10% डेट से कितना पैसा लेकर आया हूं? 1 लाख। अब आप मुझे बताइए, अगर मैं 10% डेट लेकर आया हूं 1 लाख रुपीज का, तो मुझे इस डेट पर इंटरेस्ट कितना पे करना पड़ेगा? यस, बताइए। अगर मैं 1 लाख लेकर आया हूं एट द रेट 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो मुझे इंटरेस्ट कितना पे करना पड़ेगा सर? मुझे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा 10,000। तो कोई भी बच्चा क्या सोचेगा? कोई भी बच्चा सोचेगा कि सर अगर मुझे 1 लाख पे इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है कितना? 10,000 का, तो बच्चा बोलेगा मेरी कॉस्ट 10,000 है, लेकिन एक्चुअली एक एंटिटी की कॉस्ट 10,000 नहीं होती है। सर क्यों नहीं होती है? बिकॉज ध्यान दोगे, ये जो इंटरेस्ट है ना बेटा, ये इंटरेस्ट एंटिटी के लिए क्या होता है बेटा? एक्सपेंस होता है ना, हम सबको पता है कि जो इंटरेस्ट होता है ना, इंटरेस्ट एंटिटी के लिए क्या होता है बेटा? एक्सपेंस। और आप इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से जो भी खर्चे करते हो ना, उस पर आपको मिलता है बेटा टैक्स बेनिफिट। अब सर टैक्स बेनिफिट क्या है बेटा? लॉजिकली सोचो, आपने इनकम टैक्स का नाम सुना है? इनकम टैक्स क्या होता है सर? इनकम टैक्स इज अ टैक्स ऑन इनकम, है ना। इनकम टैक्स इज अ टैक्स ऑन इनकम, इनकम टैक्स इज अ टैक्स ऑन प्रॉफिट। अब अगर एंटिटी के पास लोन नहीं होगा ना, सारे के सारे बच्चे बताइए ना, सारे के सारे बच्चे बताइए, मैं लगे तो यहाँ पे काम करता हूँ, मैं इसको ना थोड़ा दूसरे पेज पे लेके जाता हूँ फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, है ना। चलो भाई कट करते हैं यहाँ से, विल ओपन द न्यू पेज, है ना, एक सेकेंड। यस, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो बेटा, डेट लेकर आयो, डेट इज अ प्री टैक्स आइटम। अब मान लो आपने डेट पे आप जो इंटरेस्ट पे करो 10,000, क्या एक खर्चा होता है? ये सब देखो सर, खर्चे की वजह से क्या होता है?
इनकम टैक्स एक्ट क्या बोलता है ना, इनकम टैक्स एक्ट बोलता है इज अ टैक्स ऑन प्रॉफिट। प्रॉफिट आप कैसे कैलकुलेट करते हो सर, प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड एज इनकम माइनस एक्सपेंस, सीधी हिसाब है। अगर आपके एक्सपेंस, लॉजिकली सोचो, हाँ, अगर आपका एक्सपेंस ज्यादा, लॉजिकली सोचो कि अगर आपका एक्सपेंस ज्यादा तो आपको जो प्रॉफिट होएगा वो कम होएगा, प्रॉफिट कम की वजह से टैक्स कम। अगर आपका एक्सपेंस कमती है तो आपका प्रॉफिट क्या दिखेगा बेटा, ज्यादा। अगर प्रॉफिट ज्यादा दिखेगा तो उस प्रॉफिट पे लगने वाला टैक्स भी क्या होगा, ज्यादा। अब सिंपली आप मुझे समझो, जब तक मेरे बुक में डेट नहीं था, है ना, मान लीजिए मैं डेट से पैसा लाता ही नहीं हूं, तो अगर मैं डेट से पैसा नहीं लाता था तो क्या मुझे इंटरेस्ट पे करना पड़ता था, नहीं। अब मैं इंटरेस्ट नहीं पे करता तो मेरा खर्चा कम था, लेकिन खर्चे कम में मुझे टैक्स क्या पे करना पड़ता था, ज्यादा पे करना पड़ता था। अब क्या हो गया, अब मैं अपने एनटीडी में पैसा लेकर आ गया हूं डेट से। अब जब मैं अपने एनटीडी में पैसा डेट से लेकर आऊंगा, है ना, जब मैं अपने एनटीडी में पैसा कैसे लेकर आऊंगा, डेट से। मैं अपने एनटीडी में मान लीजिए 1 लाख रुपीज लेकर आ गया हूं, और ये 1 लाख रुपीज मैं किस रेट पे लेकर आया हूं, 10% पे, है ना। मैं जो ये 1 लाख रुपीज लेकर आया हूं, ये 1 लाख रुपीज मैं किस रेट पे लेकर आया हूं, ये 1 लाख रुपीज में 10% पे लेकर आया हूं। तो इस 1 लाख पे 10% मतलब मैंने 10,000 का इंटरेस्ट तो पे किया, लेकिन क्या हो गया सर, इस डेट पे जो मुझे इंटरेस्ट पे करना पड़ा ना, इस इंटरेस्ट की वजह से मेरा खर्चा बढ़ गया, है ना। इस डेट पे मुझे जो इंटरेस्ट पे करना पड़ा, उस इंटरेस्ट की वजह से क्या हो गया बेटा, मेरा खर्चा बढ़ गया। अब क्या हो गया ना सर, खर्चा मेरा बढ़ा, तो उस खर्चा बढ़ने की वजह से मेरा प्रॉफिट क्या हो गया, कम हो गया। अब अगर खर्चा बढ़ने की वजह से मेरा प्रॉफिट कम हो गया, तो जो प्रॉफिट कम हुआ है उस प्रॉफिट पे लगने वाला जो टैक्स है, क्या वो भी टैक्स कम हो गया, यस। तो जो खर्चा बढ़ेगा तो प्रॉफिट घटेगा, प्रॉफिट घटेगा तो टैक्स घटेगा, तो उसको क्या कहा जाता है बेटा, टैक्स बेनिफिट। अब मान लीजिए आज की तारीख में टैक्स रेट कितना है, 30%। तो अगर आपका 10,000 रुपए का इंटरेस्ट है, लेकिन इस पे आपको क्या होगा, इस पे आपको होगा 30% टैक्स बेनिफिट, हो ना, इस पे आपको क्या होगा, 30% टैक्स बेनिफिट होगा। तो आप 10,000 का खर्चा तो ज्यादा पे करोगे, लेकिन उस 10,000 का 30% डेट इज कितना होगा बेटा, 3,000 रुपए। 3,000 रुपए का आप टैक्स बचा लोगे, तो जो आपका नेट एक्सपेंस होएगा ना, आप जो इंटरेस्ट के चक्कर में नेट एक्सपेंस करोगे ना, डेट इज कितना, ओनली 7,000, है ना, डेट इज कितना, ओनली 7,000। तो इन शॉर्ट आज की तारीख में जब आपको केडी कोई पूछे तो लोगों को क्या लगता है, केडी मतलब डेट के लिए कितना लगा, तो लोग बोलते हैं सर 10,000 का इंटरेस्ट पे करना पड़ा 1 लाख लाने के लिए, डेट इज 10%। बेटा कैलकुलेशन गलत है। क्यों गलत है, बिकॉज आपको एक्चुअली 10,000 पे करना पड़ा क्या, नहीं, आपने डायरेक्टली 10,000 पे किया, लेकिन उस 10,000 पे करने के चक्कर में इनडायरेक्टली यू हैव गॉट अ टैक्स सेविंग ऑफ कितना, 3,000। तो अगर 10,000 के चक्कर में आपको 3,000 का टैक्स सेविंग हो गया, तो नेट आपका कितना हो रहा है, 7,000। तो आपको जो नेट एक्सपेंस है दैट इज नॉट 10,000, दैट इज ओनली 7,000 डिवाइड बाय 1 लाख, एंड व्हेन यू डू 7,000 डिवाइड बाय 1 लाख, दैट इज कितना, 7%। तो इन शॉर्ट क्या बोल रहा हूं मैं, जब भी आप केडी को लोगे, आपको केडी हमेशा कौन सा लेना पड़ता है, पोस्ट टैक्स, है ना, बिकॉज इंटरेस्ट इज अ प्री टैक्स आइटम, वो मैंने आपको बता दिया। तो इंटरेस्ट इज अ प्री टैक्स आइटम, लेकिन जो इंटरेस्ट पे टैक्स बेनिफिट मिलता है उसकी वजह से आपका जो केडी होता है कम होता है। तो आप जब भी अपने कैलकुलेशन में केडी लोगे, आपको केडी हमेशा कौन सा लेना पड़ेगा, पोस्ट टैक्स। तो इसीलिए इन्होंने जो आरडी लिखा है, चेक करिए, इट इज प्री टैक्स वाला आइटम, एंड जब उसे इंटू 1 माइनस टैक्स कर दोगे, इंटू 1 माइनस टैक्स मतलब टैक्स हटा दोगे, क्या वो मेरा पोस्ट टैक्स हो जाएगा, यस। हम लोग अजम्पशन लेके चल रहे हैं कि मैंने जब आपको केडी वहां पे दिया था, कितना दिया था, आई थिंक आई गिव यू 8% ना, इट वाज पोस्ट टैक्स। यहाँ पे इंटू 15% इंटू यहाँ पे कितना 8% पोस्ट टैक्स, एंड इंटू यहाँ पे कितना करोगे, पी अपॉन वी। पी अपॉन वी मतलब क्या, कितना प्रेफरेंस से लाए डिवाइड बाय टोटल मार्केट वैल्यू इंटू रेट ऑफ प्रेफरेंस, ऐसे करके जो मेरा आंसर आ रहा था डेट ऑफ कितना 12.3%। बोली समझ में आ रहा है क्या, नीचे देखो क्या है, द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वेटेड एवरेज बाय क्या बेटा, मल्टीप्लाइंग ईच कैपिटल कंपोनेंट्स कॉस्ट बाय प्रोपोर्शन इन द टोटल कॉस्ट स्ट्रक्चर। जो टोटल कॉस्ट स्ट्रक्चर है दैट इज वेट्स, अपने आपको मल्टीप्लाइड बाय किससे किया आपने बेटा, कॉस्ट। चेक करिए, द डेट कंपोनेंट जो है मेरा, ध्यान दोगे ना, जो मेरा डेट कंपोनेंट है, क्या यहाँ पे आपको टैक्स एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, यस। सर टैक्स कंपोनेंट इक्विटी और प्रेफरेंस में क्यों नहीं हुआ, बिकॉज ध्यान दो कि जो आप इक्विटी वालों को रिटर्न देते हो और जो प्रेफरेंस वालों को रिटर्न देते हो वो हमेशा पोस्ट टैक्स होता है। मतलब इन शॉर्ट एंटिटी जो भी अपने इक्विटी, तो रेगुलर कोर्स में हमको बहुत डिटेल में पढ़ना है, जस्ट अ ग्लिम्स, बट एंटिटी जो अपने इक्विटी प्रोवाइडर्स को देती है वो हमेशा आफ्टर टैक्स पे करती है, तो उस पर टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता है। एंटिटी जो अपने प्रेफरेंस वालों को पे करती है दैट इज ऑल्सो नोन एज अलोकेशन, तो उसको भी टैक्स बेनिफिट मिलता है क्या, नहीं है। लेकिन जो आप डेट वालों को पे करते हो, डेट वालों का इंटरेस्ट फिक्स्ड होता है, एंड जो कि डेट वालों का इंटरेस्ट एक फिक्स्ड कॉस्ट होता है, जो कि डेट वालों का इंटरेस्ट एक फिक्स्ड ऑब्लिगेशन होता है, तो उस पर एनडीटी को टैक्स बेनिफिट मिलता है। तो जो कि सिर्फ डेट पे टैक्स बेनिफिट मिलता है,
इसलिए आप सिर्फ डेट को इंटू 1 माइनस टैक्स करते हो, एंड जो कि आपको प्रेफरेंस पे और इक्विटी पे टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता तो उसके रेट्स आप प्री टैक्स वाले ले लेते हो, उसके रेट्स में आपको टैक्स एडजस्टमेंट करना नहीं होता है। बोले समझ में आया क्या? नीड नॉट वरी बेटा, मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा ना, मैं आपको क्वेश्चन करवाता हूँ, आपको क्वेश्चन से समझ में आएगा। चेक करिए, स्टेप नंबर 1 क्या होता है? आपको वेट्स कैलकुलेट करना है, आपको कॉस्ट कैलकुलेट करना है। स्टेप नंबर 1 क्या होता है? स्टेप नंबर 1 इज कैलकुलेटिंग द मार्केट वैल्यूज एंड द वेट्स। अब जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो बेटा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने टोटल पैसा लेकर आया हूं कितना, ध्यान दोगे, मैं टोटल कितना लेकर आया हूं 900 मिलियन। उसमें से मैं इक्विटी से कितना लेकर आया हूं 500, उसमें से मैं डेट से कितना लेकर आया हूं 300, एंड उसमें से मैं प्रेफरेंस से कितना लेकर आया हूं 100। करिए एक बार बेटा, 500 डिवाइड बाय 900, एक सेकंड ना, आई कैलकुलेट, यू विल सी हियर, है ना, यस आई डू हियर 500 डिवाइड बाय 900 कितना हो रहा है बेटा? यू कैन सी 55.56% है ना, 5 बाय 9 ही लिखोगे लेकिन परसेंटेज में इट्स 55.56%। डेट में इट इज 300 डिवाइड बाय 900, दैट इज कितना 33.33%, एंड प्रेफरेंस में इट्स 100 डिवाइड बाय 900, इट इज कितना 11.11%। आप सबको राउंड ऑफ करोगे तो 11.11 11.12 लगभग आपका आंसर जो है दैट इज कितना 100% आ जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दोगे, जब आप वेट्स निकालोगे, क्या इक्विटी का वेट 0.556 है? यस। डेट का वेट इज 0.333, प्रेफरेंस का वेट इज 0.111। आप जो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे डायग्राम है, क्लास के नोट से आप यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, आप वेट्स यहाँ पे मार्केट वैल्यू ले सकते हो। अब ध्यान दोगे, आपको कॉस्ट निकालनी है। अब देखो स्पेसिफिक कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है ना, मैंने आपको बस स्पेसिफिक कॉस्ट ऑफ कैपिटल में क्या बोला है कि जो के है इट विल बी मोर देन के, के जो है इट विल बी मोर देन क्या बेटा, केपी, इट विल बी मोर देन के डी। सर लेकिन आप बताइए ना, ये तो आपने के ही मुझे दे दिया था, एग्जैक्टली के ही कैसे निकलेगा बेटा? वो तो रेगुलर सिलेबस में बहुत डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, हम लोग लगभग 3 लेक्चर्स उसी के लगाते हैं। तो यहाँ पे मान लेते हैं डायरेक्टली हमको के ही कितना गिवन है 9%। उसके बाद चेक करिए क्या हो गया मेरा के ही। उसके बाद सर अगर मैं बात करता हूँ आपसे केडी की, तो केडी मैंने आपको कौन सा बोला, पोस्ट टैक्स लेना है। मान लीजिए 7% प्री टैक्स था, आप 7 में से 30% है ना, आप 7 में से 30% हटा दोगे तो आप 7 इंटू 0.7 भी करोगे, कितना हो जाएगा 4.9%। तो आपका केडी हो रहा है 4.9%। केपी यहाँ पे आपका क्वेश्चन ने खुद ही दिया है ना, केपी यहाँ पे क्वेश्चन ने आपका खुद ही दिया है कितना 8%। एंड जैसे मैंने आपको बताया था बेटा, हो सकता है ऐसा एग्जाम में हो जाए, ये रिलेशन कभी कभी वर्स्ट के सिनेरियो में ट्रू होल्ड ना करो, बट प्रैक्टिकली क्या होना चाहिए, एज पर द रिस्क हायर द रिस्क हायर द रिटर्न एक्सपेक्टेशन, लोअर द रिस्क लोअर द रिटर्न एक्सपेक्टेशन। इसीलिए हमेशा दिस रिलेशनशिप दैट इज केई विल बी मोर देन केपी विल बी मोर देन केडी शुड होल्ड गुड। तो आप मुझे सारे बच्चे बताइए, है ना, कैलकुलेटर पे आ जाइए कि यहाँ पे मेरे वेट्स आ चुके हैं, यस 0.556 0.333 0.111, कि यहाँ पे मेरा कॉस्ट आ चुका है, यस, है ना, यस 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 यस। अब देखो आप यहाँ पे क्या करोगे, वेट इंटू कॉस्ट, जैसे आपने क्या किया 9 इंटू 0.556 किया 5% आ गया, 4.9 इंटू 0.333 किया 1.63 आ गया, 8 इंटू 0.111 किया 0.89 किया, एंड जब आप 5 प्लस 1.63 प्लस 0.89 करोगे आपका वैक कितना आ रहा है बेटा 7.52% ना। वेट इंटू कॉस्ट वेट इंटू कॉस्ट वेट इंटू कॉस्ट आप कर सकते हो ना, वेट इंटू कॉस्ट वेट इंटू कॉस्ट वेट इंटू कॉस्ट करके, जैसे आप यहाँ पे अगर मैं आपको बताता हूँ ना, चेक करिए, पहले केस में कितना आ रहा है 9 आ रहा है, एक बार करिए 9 इंटू क्या आ गया 9 में 9 क्या था मेरा 9 वॉज माई कॉस्ट इंटू वेट कितना था मेरा, वेट वॉज 5/9 है ना, तो करिए 9 इंटू 5/9, ये कितना हो रहा है बेटा 5% हो रहा है। इस 5% को आप मेमोरी में ऐड कर दोगे ना, इस 5% को आप मेमोरी में ऐड कर दोगे। उसके बाद अगले केस में कितना हो रहा है सर, डेट में इट्स 4.9 है, डेट में कितना है बेटा 4.9, ठीक है। तो आप करोगे 4.9 करिए बेटा 4.9 इंटू 300/900 ना, तो इंटू 3/9 करोगे, दैट इज कितना हो रहा है 1.63 है ना, कितना हो रहा है 1.63। इस 1.63 को भी क्या करोगे मेमोरी प्लस करोगे, है ना, एंड लास्ट में कितना होगा, सो लास्ट में इट विल बी 8 है ना, करिए 8 इंटू 1/9 है ना, 8 इंटू 1/9 कितना हो रहा है 0.88, तो 0.88 होगा, इसको भी आप कर दोगे मेमोरी प्लस, एंड फाइनली व्हेन आई डू मेमोरी रिकॉल इट इज कमिंग टू 7.52% है ना, तो ये मेरा वैक हो चुका है बेटा दैट इज 7.52%। चेक करिए, द कंपनीज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 7.52%। इस 7.52% मतलब क्या होता है कि एनी प्रोजेक्ट दैट जनरेट्स अ रेवेन्यू एक्सीडिंग 7.52%, क्या शेयर होल्डर्स के लिए वैल्यू क्रिएट कर रहा है, यस, उसको आप क्या करोगे बेटा एक्सेप्ट करोगे। जब आप एनपीवी रेगुलर सिलेबस में आता है, एनपीवी कैलकुलेशन में उसको डिस्काउंट करोगे क्या, यस। चेक करिए, अगर आप कैपिटल स्ट्रक्चर में चेंज करोगे क्या, उसकी वजह से मेरा वैक भी चेंज होगा, था आंसर इज यस है ना। तो इन शॉर्ट आपको
आप जो पैसा जहां पे भी लगा रहे हो, आपका जितना भी पैसा है 900 मिलियन आप लेकर आ रहे हो ना, यस यू आर गेटिंग 900 मिलियन। तो जो 900 मिलियन को आप कहीं पे भी इन्वेस्ट करो, जस्ट मेक श्योर यू अर्न ऑन इट एटलीस्ट 7.52%। अगर आप एटलीस्ट 7.52% कमाते हो तो विल एक्सेप्ट, अगर आप मोर देन 7.52% कमाते हो तो आप क्या करोगे बेटा, रिजेक्ट करोगे, ठीक है। यस, सो दैट वाज इट ना, सो यस दैट वाज इट अबाउट द कांसेप्ट ऑफ वैक। यहाँ पर और एक क्वेश्चन है ना, यहाँ पर और एक क्वेश्चन है, यू कैन सिंपली, बट बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब यस, सो आई थिंक दिस वाज द डेमो है ना, सो आई थिंक दिस वाज इट ना। अब बाकी फाइनेंस बेटा बहुत इंटरेस्टिंग है, इसके अलावा बहुत 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 सारे इंटरेस्टिंग कंसेप्ट्स हैं फ्रॉम द वेरी बेसिक्स, हमको जो हमारा कोर्स है फ्रॉम द वेरी बेसिक्स हमको हमारे कोर्स में पढ़ना है। एंड आई वुड जेन्युइनली से कि अगर आपको लेक्चर्स का क्वालिटी परचेज, अगर आपको लेक्चर्स का क्वालिटी पसंद आता है, सो मेक श्योर यू गेट योरसेल्फ एनरोल फॉर द लेक्चर्स है ना, बिकॉज दिस इज नॉट जस्ट अ डेमो। जब आप रेगुलर सेशंस में आते हो तो रेगुलर सेशंस में सबसे पहले आर फोकस इज ऑन कंसेप्चुअल क्लैरिटी। यस, मैं बोल रहा हूँ बेटा, मैंने इतने सारे अकेडमीज देखे हैं जो नंबर ऑफ लेक्चर्स जो है उसमें बहुत ज्यादा कर्टेल कर लेते हैं। बहुत सारे अकेडमीज के मैं लेक्चर्स देखे हैं, दे टीच मेजरली फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू कि जो बच्चा सीए सीएस करके आया है या जिसका कहीं ना कहीं बहुत हद तक बेस बना हुआ है। बट आई कैन वेरी प्राउडली से कि यूनिक अकेडमी इज द ओनली अकेडमी दैट आई हैव सीन अक्रॉस इंडिया जिनकी जो वी हैव 2 सेपरेट बैचेस फॉर ईच कोर्स। वन इज जो स्टूडेंट है जिसने अभी भी 12th किया है, जो अंडर ग्रेजुएट्स या ग्रेजुएट्स हैं उनके लिए वी हैव अ स्पेसिफिक डिटेल कोर्स जिसमें फ्रॉम द वेरी बेसिक्स पढ़ाया जाता है। एंड वी ऑल्सो कैटर टू दो स्टूडेंट्स जो क्वालिफाइड है, जिन्हें इतने बेस की रिक्वायरमेंट नहीं है, जिन्हें थोड़ा लेवल अप होता है, ऑब्वियसली उनका जो कंटेंट होता है थोड़े से कम आवाज में होता है, बट द कंटेंट इज नोवेयर कॉम्प्रोमाइज। यही नहीं, अपार्ट फ्रॉम दिस जो आपके एग्जाम का रिक्वायरमेंट होता है दैट इज एमसीक्यूज ऑफ एवरी टॉपिक, ऑफ एवरी सब्जेक्ट, ऑफ एवरी पेपर। हम लोग इतने सारे मल्टीपल एमसीक्यू सॉल्व करते हैं ना, ताकि एज सून एज यू स्टेप इनटू द पेपर यू फील लाइक कि यार कुछ भी नया नहीं है, सब कुछ तो देखा हुआ ही लग रहा है। तो इस हिसाब से विद द यूनिकली ड्राफ्टेड करिकुलम, बाकी बहुत सारी चीजें आई एम श्योर आप लोग वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो। मेक श्योर आफ्टर दिस जस्ट यू विजिट आवर वेबसाइट है ना, जब आप वेबसाइट पे जाओगे फॉर ईच कोर्स यू विल सी बहुत बढ़िया तरीके से वेबसाइट बनाई गई है। कोई बच्चा अगर जिसका अकाउंट्स में बेसिक्स नहीं है, वी टीच देम अकाउंटिंग एबीसी। वी हैव स्पेसिफिकली रिकॉर्ड 60 to 70 आवर्स ऑफ ब्रिज कोर्स, जिसमें आपको फाइनेंस, अकाउंट्स, कॉस्टिंग के एकदम बेसिक्स बताए जाते हैं, ताकि कहीं ना कहीं हर बच्चा एक कॉमन लेवल पर आ जाए। उसके बाद रेगुलर लेक्चर्स जिसमें अल्टीमेट कंसेप्चुअल क्लैरिटी प्लस अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, क्या वो होती है? यस। उसके बाद व्हेन यू अपीयर फॉर द एग्जाम्स, एंड अगर आप यूनिक के साथ एग्जाम्स क्लियर कर भी जाते हो तो जस्ट गेटिंग डन विद योर एग्जाम्स, क्या आपकी ड्रीम जॉब तक लैंड कराएगा? ना, आंसर इज नो। बिकॉज उसके लिए यू जस्ट डोंट नीड टू क्लियर द पेपर्स, उसके लिए यू जस्ट डोंट नीड थ्योरेटिकल नॉलेज बड़ी, बट यू नीड प्रैक्टिकल नॉलेज। एंड प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए 150 आवर्स का है ना, ऐसा नहीं 2 5 10 घंटे करा दिया, 150 आवर्स का यूनिक अकेडमी प्रोवाइड्स अ कॉर्पोरेट ग्रूमिंग प्रोग्राम। इस कॉर्पोरेट ग्रूमिंग में आपको एक्सेल, एडवांस एक्सेल, पावर बीआई, एसक्यूएल, फाइनेंशियल मॉडलिंग, कम्युनिकेशन, इंग्लिश स्पीकिंग, ये सारी की सारी चीज आपको सिखाई जाती है। इन शॉर्ट, थ्योरेटिकल नॉलेज मिल रहा है, अकेडमिक्स अच्छे हो रहे हैं, प्रैक्टिकली चीजें सीख रहे हो, प्रैक्टिकली अच्छे हो रहे हो। ये सब होने के बाद व्हेन यू बिकम एन ऑलराउंड पैकेज, तो गेटिंग योर ड्रीम जॉब नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल्सो जो आपका कोर्स ऑफर करता है दैट इज अपॉर्चुनिटीज टू वर्क इन मोर देन 150 कंपनीज, मोर देन 150 कंट्रीज। ये सारे गेट्स आपके लिए ओपन हो जाते हैं। सो इफ लाइक दिस, मेक श्योर यू गेट योरसेल्फ एनरोल्ड as soon as possible for the lectures. I'll see you around and I'll see you around throughout the lectures. All the very best. Thank you very much. Love you all, buddy. Bye bye.